सो गाइज लेट्स बिगिन। तो गाइज यार हम लोग जो आज कंटिन्यू कर रहे हैं जहां हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसकी बेटा, मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। अब यार देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो कंपनी में क्या होता है, सबसे पहले एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं प्रमोशन स्टेज। कौन सी स्टेज? प्रमोशन। अब प्रमोटर होते हैं यार जिनको लगता है यार कंपनी बनानी है, वो लोग क्या करते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस करते हैं। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो ये कंपनी क्या रजिस्टर हो जाती है और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सवाल ये उठता है, ये इनकॉर्पोरेशन कौन करता है? तो भैया यार इनकॉर्पोरेशन के लिए अब आप समझो, मैं पूरा एक जबरदस्त चार्ट दे रहा हूं ताकि उसके बाद जब मैं आगे एक्सप्लेन करूं तो मुझे 1% भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? तो मैं बोला समझो, मान लो ये प्रमोटर है, मान लो ये कौन है? प्रमोटर है। अब ये मैं बोला ये प्रमोटर है, इसको कंपनी बनाने का है, कंपनी प्रमोट करने का है। तो कंपनी प्रमोट करने का है तो ये कंपनी का क्या करेगा? इनकॉर्पोरेशन। क्या करेगा? इनकॉर्पोरेशन। जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी कंपनी तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्रमोटर जो है ये प्रोसेस करेगा, कैसे करेगा? तो मैंने कहा एक फॉर्म होता है जिसको हम स्पाइस, मतलब एक फॉर्मेट है स्पाइस, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। आप इसको ये भी कहते हो INC 30 फॉर्म, 32 फॉर्म होता है। कौन सा होता है? INC 32। तो बेसिकली इन शॉर्ट आप इसके थ्रू क्या करते हो, ये जो स्पाइस फॉर्म है इसको पूरा फॉर्म फिल करते हो INC 32 को, और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। सर ये इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, मतलब ये इनकॉर्पोरेट करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देता है? ये ROC देता है बेटा। कौन देता है? ROC। सर ROC कौन होता है? ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है, मतलब ये बंदा होता है, एक पर्सन होता है, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है। कौन है? ये पर्सन है, एक बंदा है। तो सर ये कौन होता है? अरे यार हमारा पूरा देश है ना, ये रीजन्स में बटा हुआ है और हमारे पूरे देश में 7 रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रीजनल डायरेक्टर। और मोस्टली ये रीजन्स के अंडर हर एक स्टेट में क्या होता है? एक ROC होता है। हर एक स्टेट में क्या होता है? ROC। बट यस, कुछ ऐसे स्टेट एक्सेप्शन है, जैसे कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है बेटा? 2 हैं हमारे पास ROC, एक बॉम्बे में और एक पुणे में। वैसे ही तमिलनाडु में भी कितने हैं? 2, एक चेन्नई में और एक कोयम्बतूर में। तो कहने का मतलब है जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रमोटर होता है ये इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस करता है, INC 32 फॉर्म फिल करता है और ये ROC के पास बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सबमिट कराता है। और फिर ROC अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो इसको क्या दे देता है बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? दिमाग में गया आपके? तो मैंने कहा अब इसके बाद जब मैं आगे देखता हूं तो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं यार प्रमोटर कौन है। कौन क्या है बेटा? प्रमोटर। तो मैंने कहा यार प्रमोटर वो बंदा है जिसको प्रोस्पेक्टस में आइडेंटिफाई करा गया है। कहाँ आइडेंटिफाई करा गया? प्रोस्पेक्टस में। मतलब प्रोस्पेक्टस में उसका नाम दिया हुआ है कि भाई ये बंदा कौन है? प्रमोटर। प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई? जब भी कंपनीज शेयर्स वगैरह का ऑफर लेके जाती है उस समय उन्हें प्रोस्पेक्टस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? प्रोस्पेक्टस। जिसमें पूरी डिटेल देते हैं ये लोग कि यार हमारी कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है, कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, कितने में इशू कर रहे हैं, और ये पैसा जो आएगा कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट बना ना, उस डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया बेटा? यहाँ आइडेंटिफाई किया। क्या किया हमने? आइडेंटिफाई कि ये बंदा कौन है? हमारा प्रमोटर। या फिर जब हमने एनुअल रिटर्न फाइल किया उस समय हमने आइडेंटिफाई किया कि ये बंदा कौन है? हमारा प्रमोटर। या फिर वो बंदा जो कंट्रोल करता है किसके? अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, शेयर होल्डर के फॉर्म में हो, डायरेक्टर के फॉर्म में हो, अदरवाइज। तो पहला हमने क्या पढ़ा? ऐसा बंदा जिसका नाम किसमें हो? प्रोस्पेक्टस में, या जिसको एनुअल रिटर्न में आइडेंटिफाई कर रखा हो कि ये कौन है? प्रमोटर। या दूसरा कौन? जो कि कंट्रोल कर रहा है अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, चाहे डायरेक्टर के फॉर्म से, किसी भी फॉर्म से, बट वो कंट्रोल कर रहा है। तीसरा मतलब ऐसा बंदा जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो भैया वो कौन हो गया? प्रमोटर। ये पूरी टेक्निकल डेफिनेशन है जो 2 क्लॉज 69 में दे रखी है। वापस वापस, प्रमोटर में कितनी कंडीशंस हैं? 3। कौन प्रमोटर हो सकता है? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है, जिसको आइडेंटिफाई करा गया है एनुअल रिटर्न में। नंबर 2,
जो कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नंबर 3, जिसके डायरेक्शन पे, एडवाइस पे या इंस्ट्रक्शन पे कौन एक्ट कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बंदा कौन हो जाएगा, प्रमोटर। तो यार अब मुझे ये मत कहना कि सर हमें याद कैसे रहेगा, ये प्रमोटर है ये प्रमोटर नहीं है, डेफिनेशन आ गई तो क्या लिखेंगे बेटा। तीनों पॉइंट आपको याद करा दिए। अब मैं आता हूं सेक्शन नंबर 3 पे। किस पे आता हूं बेटा, सेक्शन नंबर 3। अब आप देखो सबसे पहले सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है। सेक्शन नंबर 3 की मैं अगर बात करूं तो हमें ये बता रहा है कि कंपनी को जब हम फॉर्म करते हैं, कंपनी को हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्म। तो जब हम कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं तो कंपनी को फॉर्म करते वक्त पब्लिक कंपनी के लिए हमें कितने मेंबर की आवश्यकता है, 7। हमें प्राइवेट कंपनी में कितने लोग की आवश्यकता है, 2 या 2 से ज्यादा। ओपीसी में कितने आदमी चाहिए, 1। ओपीसी में कितने आदमी चाहिए, 1। ये वैसे जो मैं अभी बताने वाला हूं ये आगे तुम्हारे को कवर अप होगा, बट आपकी रजिस्ट्रेशन, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं भाई। या तो एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है। कौन सी कंपनी होती है, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब जो अभी करंट में प्रोसेस चल रहा है वो रजिस्ट्रेशन का चलता है। स्टैच्यूटरी कंपनी मतलब क्या होती है, जो गवर्नमेंट वाले मतलब किसी एक्ट के थ्रू आई है। या फिर चार्टर्ड कंपनी मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, चार्टर्ड मतलब जैसे मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो वो इंग्लैंड में जो राजा रानी थे उनसे परमिशन लेने के बाद एक चार्टर के थ्रू यहाँ पे आए थे काम करने। तो मतलब वहां चार्टर के थ्रू उनको परमिशन मिल रही है सारा का सारा काम करने की। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कंपनी है। रजिस्टर्ड कंपनी क्या हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, लिमिटेड बाय शेयर। मतलब ये जो कंपनी है वो क्या हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या अनलिमिटेड। मुझे बताओ लास्ट वाला जो सेशन था, पार्ट 1 जो हमने कवर किया था इसका, उसमें मैं आपको क्लियरली बताया था कि लिमिटेड बाय शेयर का क्या मतलब है, गारंटी का क्या मतलब है, अनलिमिटेड का क्या मतलब है। अब यार कोई सी भी कंपनी हो, आप पब्लिक भी बना सकते हो प्राइवेट भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, पब्लिक भी बना सकते हो प्राइवेट। बट प्राइवेट में कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2। उसके बाद में पब्लिक में कितने होने चाहिए, कम से कम 7। ओपीसी कितना चलेगा, 1। दिमाग में सेट है आपके, मैं क्या कह रहा हूं। ये सेक्शन 3 है अपना। कौन सा है बेटा, सेक्शन 3। तो मुझे बताओ ना, क्या हमने प्रमोटर कौन होता है पढ़ लिया, क्या हमने सेक्शन 3 पढ़ लिया। अगर हमने ये दोनों बढ़िया तरीके से कर लिए बेटा, तो अब हम आएंगे सेक्शन नंबर 7 पे। क्या आएंगे बेटा, 7। हम आएंगे 7 पे, फिर 9 पे और फिर 10 पे। जो अच्छा सेक्शन है इनमें वो 7 है। जो अच्छा सेक्शन है वो कौन सा है, 7। 7 वाला जो सेक्शन है वो बेहतरीन और बढ़िया सेक्शन है। यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। डेफिनेटली 9 और 10 भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 7। तो अब हम 7 करते हैं। क्या करते हैं बेटा, 7। अब सबसे पहले 7 स्टार्ट करने से पहले, अब पहले ये बार बार बात क्यों हो रही है कि यार इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन। हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, उसमें तो हमने कभी ये बात नहीं की यार इनकॉर्पोरेट कराना पार्टनरशिप को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये इनकॉर्पोरेशन होता है, क्या होता है बेटा, ये इनकॉर्पोरेशन ये कंपलसरी है। क्या है बेटा, ये अगर किसी को भी एज अ कंपनी काम करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, कंपलसरी। इनकॉर्पोरेट कराना क्या है, कंपलसरी। तो मैंने कहा अब अगेन जो मैं ऑलरेडी कहानी सुना के लाया हूं वो यहां आई कि भाई आज सेंट्रल गवर्नमेंट खुद थोड़ी काम करती है। उसके नीचे क्या है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के थ्रू वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके नीचे सेक्रेटरीज होते हैं। फिर 7 रीजन में पूरे देश को बांटा है, जिसमें 7 क्या है बेटा, रीजनल डायरेक्टर्स। रीजनल डायरेक्टर्स के अंडर कौन है बेटा, आरओसी। मैंने कहा जनरली हर एक स्टेट में एक आरओसी, हर एक यूनियन टेरिटरी में एक आरओसी। आरओसी कौन है, डिपार्टमेंट नहीं, बंदा है यार। आप देखोगे आरओसी ऑफ जयपुर, आपको समझ में आ जाएगा कि नाम दिख जाएगा वहां पे। क्लियर है। अब मैंने कहा एक्सेप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र में क्या है बेटा, 2 आरओसी। तमिलनाडु में कितने हैं, 2। ऐसा क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी और कामकाज थोड़ा सा ज्यादा है, वर्कलोड के हिसाब से यहाँ आरओसी क्या कर दिए इन्होंने, ज्यादा कर दिए। अब मैंने कहा ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें 7 पॉइंट्स आएंगे। कितने पॉइंट्स आएंगे, 7। तो सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले क्या चाहिए आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ। यार आपको कंपनी बनानी है मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्या रेडी करना पड़ेगा, एमओए या एओए। उसके बाद में आपको एक एड्रेस चाहिए रहेगा। क्या रहेगा, एड्रेस। अब मैं आपको बता दूं ये वाले पॉइंट। अब देखो मेन क्या है, मैं आपको इन सबके लॉजिक बताऊंगा ऐसा क्यों है। जैसे यहां पे लिख रखा है आपको एक एड्रेस चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, जब तक कि आपका आरओ रजिस्टर्ड ना हो जाए। आरओ क्या नहीं हो जाए। तो सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं यार आज कंपनी बनी नहीं है, तो कंपनी बनी नहीं है तो कंपनी अपने नाम पे तो रजिस्टर्ड ऑफिस ले नहीं सकती। अरे कंपनी बनेगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, तब जाके कंपनी अपने बिहाफ पे एग्रीमेंट कर सकती है, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो या कोई और तरीका हो। तो अगर कंपनी बनी नहीं है तो अपने नाम से तो अभी कुछ कर नहीं सकती। तो कंपनी अभी बनी नहीं है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस तो अभी होगा नहीं। तो जब तक उसका वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं आ रहा है
तब तक उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए, भाई आज आरओसी कोई लेटर भेजेगा, खत भेजेगा, तो वो कौन से पत्ते पे भेजेगा? तो हमें एमओए एओए के बाद वो एड्रेस भी देना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। क्या देना पड़ेगा? एड्रेस। अब मैं बोल दिया तुम्हें कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी अभी बनी ही नहीं। अब मैंने कहा नेक्स्ट, अब हमें क्या देना पड़ेगा? पर्टिकुलर देना पड़ेगा। जो भी आपके सब्सक्राइबर है, अब सब्सक्राइबर कौन होते हैं? सब्सक्राइबर जब एमओए अपन बना रहे हैं उन सब में साइन करेंगे ना, सब्सक्राइब करेंगे ना एमओए को। तो यार हम ऊपर बात करके आए सेक्शन नंबर 3 में, क्या बात करके आए सेक्शन नंबर 3 में? प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे? 2, पब्लिक कंपनी में कितने होंगे? 7। ये मिनिमम है। क्या है ये? मिनिमम। इससे ज्यादा चाहिए, मतलब मिनिमम तो चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो सारी की सारी डिटेल चाहिए। क्या डिटेल चाहिए? अरे उनका नाम चाहिए, उनका पता चाहिए, उनका कामकाज क्या है, उनका आईडी प्रूफ, वो सब चाहिए। फिर अगेन, जो भी लोग हमारे यहां पे एज अ डायरेक्टर हम बना रहे हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे अभी, उनका पूरा कंसेंट चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए कि भैया वो अभी क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, साथ में कंसेंट के यस वो यहां पे डायरेक्टर बनना चाहते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा यार। जो कंपनी बनती है उसमें ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। और कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर। तो मैनेजमेंट देखते हैं, ये लोग इंप्लॉइज होते हैं, बट पूरा मैनेज संभालते हैं, काम काज चलाते हैं। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर सच एज नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, आईडी प्रूफ। एक अलग नाम आ गया, नाम है इसका डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको याद होगा पॉइंट नंबर 3 देखो तुम, क्या देखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आपने किसका एड्रेस मांगा था? यहाँ पे सब्सक्राइबर का। क्या मांगा था आपने? सब्सक्राइबर का। यहां आप किसका मांग रहे हो? यहां आप किसका मांग रहे हो? डायरेक्टर्स का। किसका मांग रहे हो? डायरेक्टर। क्या मांग रहे हो आप डायरेक्टर्स का? यहाँ पे डायरेक्टर्स का क्या मांग रहे हो आप? यहाँ पे नाम मांग रहे हो, एड्रेस मांग रहे हो, आप ऑक्यूपेशन मांग रहे हो, उनका आईडी प्रूफ मांग रहे हो, और डिन नंबर मांग रहे हो। सर ये डिन नंबर क्यों होता है? अरे यार क्या होता है कि आज फॉर एग्जांपल चेक करने का है, जैसे मान लो एक कोई ऐसा डायरेक्टर है जो फ्रॉडुलेंट कंपनी से जुड़ा हुआ है। मान लो ये बच्ची हमेशा कंपनी बनाती है और फ्रॉड करके भाग जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आइडेंटिफाई करना है यार, ये ऐसा डायरेक्टर और कोई कंपनी में भी है क्या? अब कल को मान लो उसका नाम निहारिका है। अब निहारिका के नाम से अगर वो सर्च करने लगेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले, आरओसी वाले, तो निहारिका नाम तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों का होगा? तो नाम से तो पता नहीं पड़ सकता ना, तो एक यूनिक नंबर मिलना पड़ेगा इसको। तो वो यूनिक नंबर क्या है? डिन। तो आप जैसे ही डिन नंबर डालोगे, तो अगर कोई कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो अपना डिन नंबर देगा। जैसे डिन नंबर देगा, अब आपने जैसे इस अपने सॉफ्टवेयर में वो डिन नंबर डाला, जिन जिन कंपनीज में वो डिन नंबर डला हुआ है ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाएगी। इसलिए ये नंबर बनाया गया। एम आई मेकिंग सेंस? मुझे बता कितने पॉइंट हो गए अभी? 5। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट? अभी 5 डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एमओए एओए। क्या बोला? एमओए एओए। दूसरा एड्रेस, किस चीज के लिए? कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, जब तक कि आरओ नहीं स्टैब्लिश होता। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज नेक्स्ट चाहिए हमें सब्सक्राइबर का डिटेल। फिर ऐसा ही हमें डिटेल किसका चाहिए? फर्स्ट डायरेक्टर्स का। हमें फर्स्ट डायरेक्टर का कंसेंट और इनका इंटरेस्ट भी चाहिए। कितने पॉइंट हो गए? 5। अब यार 5 डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हमें क्या चाहिए? डिक्लेरेशन चाहिए। क्या चाहिए? डिक्लेरेशन चाहिए। अरे हाँ या ना? हमें क्या चाहिए बेटा? डिक्लेरेशन। किस चीज की डिक्लेरेशन चाहिए? यार हमें डिक्लेरेशन चाहिए किस चीज की? मैंने कहा डिक्लेरेशन चाहिए कंप्लायंस विद द एक्ट। डिक्लेरेशन चाहिए कि भैया ये जो लोग कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज थे, भाई आज जैसे मान लो तुम तो सीए कर रहे हो, तुम्हें तो अभी पता पड़ रहा है कंपनी कैसे बनती है, क्या है, कैसे है। बट आज मान लो कोई दूसरा बंदा है जिसको कंपनीज एक्ट का नॉलेज नहीं है, तो वो किसी ना किसी को तो हायर करेगा ना, मे बी एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए। तो जितने भी लोग कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज थे, उन लोगों से एक डिक्लेरेशन चाहिए कि भैया हमने कंपनीज एक्ट के जो भी रिक्वायरमेंट थे उन सबसे कंप्लाई किया। क्या किया? उन सबसे कंप्लाई। तो मुझे बताओ ना, कोई भी सीए ऐसे ही साइन कर देगा क्या? ये डिक्लेरेशन ऐसे ही दे देगा क्या? वो चेक करेगा ना। तो आप सोचो ना, सरकार का ही तो काम हो रहा है। अरे सरकार को चेक करना पड़ता है, इससे पहले एक आदमी चेक करके आपको क्या दे रहा है? डिक्लेरेशन दे रहा है कि हाँ सब कुछ सही है। तो आपके लिए आधा काम सेट हो गया ना। दूसरा, मैंने कहा जो भी पर्सन का नाम एओए में आया है, जिस भी बंदे का नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऑफिस बेयरर नाम से लिखा हुआ है, उस बंदे से डिक्लेरेशन चाहिए रहेगी कि बेटा देख, तू देख ले अभी भी क्या कंप्लायंस करी है तुमने, एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट हमने दी थी वो तुमने पूरी करी है या नहीं करी है। अब आ जाओ नेक्स्ट। डिक्लेरेशन किसका? हर एक सब्सक्राइबर का और फर्स्ट डायरेक्टर का। किसका चाहिए बेटा?
हर एक सब्सक्राइबर का और फर्स्ट डायरेक्टर का। जो पहले डायरेक्टर बनेंगे अभी कंपनी बनने के बाद, किस चीज का चाहिए उन्हें, किस चीज का चाहिए? तो मैंने कहा यार आप देखो ना, उनको किस चीज का चाहिए? उनको चाहिए कि यार कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। क्या नहीं किया? कोई भी ऑफेंस में कॉन्विक्ट नहीं हुए वो। कॉन्विक्ट मतलब कोई भी, कि उन्होंने पहले कोई मैनेजमेंट वगैरह कर रहे थे उसमें उन्होंने कोई गड़बड़ की है, या फिर कंपनी बनाते वक्त उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी और उनको कॉन्विक्ट उसमें करार, कॉन्विक्ट मतलब समझते हो ना, ऐसे नॉर्मली एक तो केस चलता है, केस के बाद एक रिजल्ट आता है कि हाँ यार ये मुजरिम है। तो आपको किसी भी ऑफेंस के अंदर आप मुजरिम नहीं बने हो, मतलब यू हैव नॉट कमिटेड एनीथिंग क्राइम विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो पहले डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप ऐसे कोई कांडी आदमी नहीं हो। क्लैरिटी है? नेक्स्ट, उसके बाद में नॉट गिल्टी ऑफ, मतलब आप ना किसी भी केस में धोखाधड़ी मतलब फ्रॉड, मिसफेसेंस लगभग सेम, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब आपने कुछ भी गड़बड़ घोटाला काम नहीं किया है। ऊपर वाला किससे रिलेटेड था? ऑफेंस मतलब कंपनी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, किस बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है नॉर्मली आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, किसी का ट्रस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला काम तो नहीं किया। नेक्स्ट इज आपको एक और डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, किस चीज का? किस चीज का? आपको देना पड़ेगा कि भैया जो भी हमने डिटेल दी है, सर डिटेल कहां दी है? अरे पॉइंट नंबर 3 में दी थी ना इन्होंने, पॉइंट नंबर 5 में भी डिटेल दी थी। तो वो डिटेल जो हमने दी है वो सारी की सारी ट्रू है और वो सारी की सारी कंप्लीट है। मुझे बताओ क्या सातों के सातों पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको याद रहेंगे तो आप यस कहोगे क्या? एक बार फटाफट अपन रिवाइज कर लें क्या, बार बार सातों पॉइंट सातों पॉइंट। अब सातों पॉइंट याद करने का सीधा सा तरीका, पहला क्या है? एमओए एओए। दूसरा हमें क्या देना है? एड्रेस। तीसरा हमें क्या देना है? डिक्लेरेशन। किस चीज की डिक्लेरेशन? सब्सक्राइबर की। चौथा हमें क्या देने का है? वापिस डिक्लेरेशन ही ले लेते हैं अपन, किसकी डिक्लेरेशन? फर्स्ट डायरेक्टर्स की। पांचवा कंसेंट और इंटरेस्ट किसका? डायरेक्टर्स का। छठा डिक्लेरेशन, सातवां डिक्लेरेशन। छठा किसका डिक्लेरेशन? ये डिक्लेरेशन कौन देगा? जिनका नाम किसमें है? एओए में। जिसका नाम किसमें है? एओए में। जिसका नाम किसमें है? जिसका फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि एडवोकेट, सीए, सीएस, सीए में, उनसे डिक्लेरेशन चाहिए कि कंप्लायंस ऑफ द एक्ट हुआ है। सातवां वो कौन सा डिक्लेरेशन है? वो हमें किससे चाहिए? जो भी सब्सक्राइबर या फर्स्ट डायरेक्टर है, किस चीज का? उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, वो किसी चीज के गिल्टी नहीं है। नंबर 3, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे के सारे ट्रू हैं और सारे के सारे कंप्लीट हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या अपने दिमाग में आ गया क्या? सर ऐसा नहीं है, मान लो ऐसा नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई तो? मैंने कहा चेक करते हैं ना, कुछ गड़बड़ हो गई तो। मैं बोला फॉल्स डॉक्यूमेंट, कल को ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट बोले उसमें आपने कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, तो उस केस में क्या इंपैक्ट रहेगा? उस केस में देखो आरओसी चेक करेगा। क्या चेक करेगा आरओसी? आरओसी ये चेक करेगा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है या कंपनी इनकॉर्पोरेट होना बाकी है। आ रहा सुनने? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो भैया आरओसी के हाथ से निकल गई बाजी। अब वो ट्राइब्यूनल को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? ट्राइब्यूनल। हु विल अप्रोच द ट्राइब्यूनल? आरओसी विल अप्रोच द ट्राइब्यूनल। बट अगर मान लो कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, उसको पता पड़ गया कि यार ये तो गड़बड़ है, तो वो इसको रिजेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? Reject। और लोगों को लायबल ठहरा सकता है फ्रॉड के लिए अंडर सेक्शन 447। एम आई मेकिंग सेंस? अब मैंने कहा यार ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे तो क्या हो सकता है? अभी ऊपर में क्या बोला तुम्हें? किसके पास जाएंगे हम? ट्राइब्यूनल। अगर हम ट्राइब्यूनल के पास गए तो क्या हो सकता है? मैंने कहा ट्राइब्यूनल के पास जाओगे तो वो सारे के सारे ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। मुझे बोलो ना, ट्राइब्यूनल को लगता है नहीं यार कंपनी में सब कुछ सेट है, लोगों ने पैसा वैसा डाल दिया इस कंपनी में, सब कुछ सेट चल रहा है, बस ये साले जो लोग चला रहे हैं ना कंपनी के, इनमें गड़बड़ है। तो ट्राइब्यूनल कह सकता है एक काम करो, इनका मैनेजमेंट बदल दो। क्या बदल दो बेटा? मैनेजमेंट बदल दो। यस के नो? दिमाग में जा रहा है? या वो ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है कि एक काम करो, इन सालों ने धोखाधड़ी करके काम किया ना, एक काम करो इनके सबकी लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड कर दो। क्या कर दो? अनलिमिटेड। मुझे बताओ ना, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट दी तो सबसे पहले क्या चेक करने का? कि ये चेक करने का कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई या नहीं हुई। अगर इनकॉर्पोरेट हो गई मतलब आरओसी के हाथ से बाजी निकल गई।
अब किसके हाथ में है? ट्राइब्यूनल। आरओसी भागा भागा किसके पास जाएगा? ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? 5 चीजें। नंबर 1, या तो मैनेजमेंट को बदलो, या जिन लोगों ने गड़बड़ करी उनकी लाइबिलिटी क्या कर दो? अनलिमिटेड। वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दो, या नाम रजिस्टर में से हटा दो, या उनको लगता है कोई और ऑर्डर जो बढ़िया रहेगा इस केस में वो पास कर देंगे। बोलो यार, क्या दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आपके दिमाग में जा रहा है? बट अगर मैंने कहा व्हाट इफ अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो भैया रिजेक्ट कर देगा इनकी एप्लीकेशन और लायबल ठहराएगा उनको किस चीज के लिए? फ्रॉड के लिए, अंडर सेक्शन 447। मुझे बताओ क्या दिमाग में सेट हो गया? अब अगेन इनकॉर्पोरेशन का दिमाग में आपके गया बिल्कुल पक्का? चलिए, सो गाइज अब हमने ये कर लिया, अब हम चलते हैं सेक्शन 9 पे। देखो हमने सेक्शन कौन सा कवर किया? सबसे पहले 3, फिर कौन सा कवर किया हमने? कौन सा कवर किया? 7। कौन सा कवर किया? 7। अब सर बीच के क्या है? अरे यार सेक्शन नंबर 4 जो है वो एमओए है। क्या है बेटा? एमओए। सेक्शन नंबर 5 क्या है? एओए। 6 अभी थोड़ी देर बाद में बता दूंगा क्या है। आ रहा समझ में? उसमें वो अल्ट्रा वायरस वाला कॉन्सेप्ट आता है। 7 में क्या है? इनकॉर्पोरेशन। आ रहा समझ में? 8 अभी हमारे मतलब हम सेक्शन 8 कंपनी पढ़ के आए थे। 9 अभी अपन आ गए। अब मान लो ये कंपनी रजिस्टर हो गई। कंपनी क्या हो गई? रजिस्टर। अब मेरी बात सुनो गौर से। मैंने कहा अब जब ये इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जाते हैं, क्या बोला मैं? जब ये इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जाते हैं और अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है, याद है ना वो भी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन अपन पढ़ के आए, ये डॉक और इंफॉर्मेशन किसको गए? आरओसी को। अगर वो संतुष्ट हो गए तो इसको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे और कंपनी को एक क्या मिलेगा? सिन नंबर भी मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा? सिन। उससे हमें सब पता पड़ सकता है कंपनी कब रजिस्टर हुई थी, कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है, कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर हुई है। वो सारा का सारा डेटा हमें किससे मिल सकता है? उस सिन नंबर से मिल सकता है। आ रहा समझ में? तो मैं कह रहा हूं कि अब अगर मान लो ये रजिस्टर हो गई, तो मैंने कहा ये वाली सारी कहानी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन 9 यही कह रहा है कि यार ये रजिस्ट्रेशन हो गया, मान लो इसका क्या इफेक्ट है? तो मैं बोला अगर ये रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका मतलब जितने भी ये लोग जो सब्सक्राइबर बन बन के घूम रहे थे ना, क्या बन के घूम रहे थे? सब्सक्राइबर। जितने भी ये सब्सक्राइबर बन के घूम रहे थे, ये सारे क्या बन गए? अब मेंबर। क्या बन गए? अब मेंबर। साथ ही ये कंपनी अब एक बॉडी कॉर्पोरेट बन चुकी है। ये एक परपेचुअल सक्सेशन वाली चीज है। कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम से, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन के आ गई है। ये इंपैक्ट किसका होता है? रजिस्ट्रेशन का। किसका इंपैक्ट होता है? अब मैंने कहा इसी के जैसा सेक्शन 10 है यार, इसके जैसा ही क्या है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है इफेक्ट क्या है यार? ये जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, इनका क्या इंपैक्ट है? अरे यार जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, इन आर्टिकल का, इन मेमोरेंडम का ये बाइंडिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाइंडिंग। किस पे? कंपनी और मेंबर्स के ऊपर। और ये जो कंपनी मेंबर्स पे अगर शेयर का कोई पैसा मांगती है, तो वो जैसे डेट की रिकवरी होती है वैसे ये कर सकती है। अरे यस के नो यार? वापस 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 मुझे बताओ ना सर, सेक्शन नंबर याद नहीं रहते इसीलिए तो साथ साथ करा रहा हूं। आ रहा सुनने? मुझे बताओ सेक्शन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पब्लिक में कितना, प्राइवेट में कितना, ओपीसी में कितना, याद आ रहा है? मेरे को बोलो उसके बाद में हम लोग ने क्या बोला? सेक्शन 4 किसका है? एमओए। सेक्शन 5 किसका? सेक्शन 6 अल्ट्रा वायरस एक्ट वगैरह के जो भी एक्ट होंगे वो कंपनीज एक्ट के अंडर होने चाहिए। उसके बाहर चला गया तो क्या हो जाएंगे? अल्ट्रा वायरस, जो अपन आगे देखेंगे। मेरे को बोलो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 8 इज नॉट फॉर प्रॉफिट। 9 इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा तो इंपैक्ट क्या हो गया? सेक्शन 10 क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। दिमाग में सेट है? पक्का श्योर हो तुम? चलिए, तो मैंने कहा यार ये देखो हमने ये सारे के सारे 7, 9 और 10 अभी कवर कर लिए। अब मैं कह रहा हूं यार यहां पे ना आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल भी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये मोस्टली अपने को आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ के आए, बट आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, इसलिए मैं करा रहा हूं। देखो, एक होती है नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल। कौन सी कैपिटल? नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज। मतलब वो कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई रहती है, याद है? जो हमारा कैपिटल क्लॉज होगा, कौन सा क्लॉज होगा? कैपिटल। उसमें ये लिखी हुई रहेगी। अगर उसमें लिखी हुई रहेगी मतलब ये मैक्सिमम कैपिटल है। क्या ये? मैक्सिमम। इसको मतलब इससे ज्यादा आप शेयर इशू, सर इसको चेंज कराना हो तो फिर इसका एक प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना रहेगा। नेक्स्ट इज इशूड। भैया जो आपकी शेयर कैपिटल थी, जो आप इशू कर रहे हो लोगों को शेयर्स, वो किस में आ जाएगा? इशूड। जितना सब्सक्राइब हुआ वो किस में आ जाएगा? सब्सक्राइब। कॉल्ड अप मतलब कितना कंपनी ने पैसा मांगा, पेड अप मतलब लोगों ने अभी कितना पैसा दिया, तो वो किस में आ जाएगा? पेड अप। चलिए, अब मैंने कहा ये शेयर्स के बारे में छोटा छोटा कुछ डिटेल है वो पढ़ लेते हैं।
क्या बोला, छोटा छोटा डिटेल है, ये अपन पढ़ लेते हैं। शेयर्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स क्या होंगे बेटा, नंबर्ड होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं बेटा, नंबर्ड होते हैं। अब मैं ये जो दो पैराग्राफ है, ये दो पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं ये आप पढ़ो। ये दोनों जो पैराग्राफ हैं मैं चाहता हूं आप पढ़ो, आप इसको छोड़ो ना, ये दो पैराग्राफ आप पढ़ो और ये आपको याद भी होने चाहिए। कल को कोई नेचर ऑफ शेयर्स आपसे पूछ ले, अब देखो अगेन अगेन अगेन, अगर क्वेश्चन आता है क्लासिफाई करो कैपिटल को, तो वो ऊपर वाला पार्ट आएगा। अगर कोई पूछ ले नेचर ऑफ शेयर्स बताओ, तो फिर आप ये वाले पॉइंटर्स एक्सप्लेन करोगे, आप ये पॉइंटर्स आप एक्सप्लेन कर दोगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए रीड करता हूं, साथ साथ रीड करेंगे, देखते हैं। अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इज इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी। मतलब क्या है समझो, जैसे मान लो आपके पास कंपनी में लेट्स से 100 रुपए है, 100 रुपए की टोटल आपका कैपिटल है। अब मान लो इसमें से मैं इन्वेस्ट किया 1 रुपया, इसने इन्वेस्ट किया 10 रुपया, तो ये मेजर होगा कि आई एम होल्डिंग 1% एंड अदर पर्सन इज होल्डिंग 10%। तो ये मेजर कर पा रहे हैं इससे कि भैया कितना इंटरेस्ट है कंपनी में। अरे यस के नो। Next is, it is made up of various rights contained in the contract, including the right to sum of money of more or less amount. आ रहा समझ में? तो अब आप देखो इस लाइन में जो मेन पार्ट था इंटरेस्ट वाला, वो हमने समझ लिया कि यहां कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है। उसके बाद अ शेयर होल्डर हैज नॉट ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अगेंस्ट द कंपनी बट ऑल्सो सर्टेन राइट्स अगेंस्ट विच अक्रू टू हिम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अरे यार मतलब कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है सिर्फ ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स ही हैं जो शेयर्स वगैरह ले रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स वगैरह दिए हुए होते हैं इनको। वो कंपनीज एक्ट जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, नॉट एट फाउंडेशन लेवल बट एट इंटर लेवल, तो वहां पे आपको पता पड़ेगा यार ये सारी चीजें भी उनको अक्रू होती है। शेयर्स जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल। शेयर्स क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, नंबर्ड होंगे। क्या होंगे, नंबर्ड। क्या आपके दिमाग में सेट हो गया ये पक्का? अब मैंने कहा यार शेयर कैपिटल किस टाइप की होती है, एक होती है इक्विटी, एक क्या होती है, प्रेफरेंस। क्या होता है, एक होती है इक्विटी, एक होती है प्रेफरेंस। अब इक्विटी में वैसे अलग है, मतलब एक नॉर्मल वोटिंग राइट्स के साथ, एक होता है डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में क्या होता है कि मान लो किसी ने 2 शेयर होल्ड करे, तो वो वोटिंग पावर से संबंध हो गया कि उनके पास जो राइट्स होंगे, हर 2 शेयर वाले के पास एक वोट का राइट होगा। आरएस ने एक तो होता है हर एक शेयर का उतना ही प्रोपोर्शन में राइट्स हैं जितना नॉर्मली होता है, बट मान लो किसी की राइट्स अगर आपने थोड़ी सी चेंज कर दी नॉर्मल शेयर से, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, वो होता है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है भैया, प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसके पास ये 2 प्रेफरेंसेस होती हैं बेटा। एक होती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड की, किसकी होती है बेटा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दूसरी होती है रीपेमेंट ऑफ क्या मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर को कभी डिविडेंड देंगे, पहले किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस को। किसको देना पड़ेगा, कभी भी हम कैपिटल का रीपेमेंट करेंगे पहले किसको पेमेंट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस को। फिर किसको देंगे, इक्विटी को। क्या दिमाग में सेट है अपने, पक्का दिमाग में जा रहा है अपने, श्योर, बिल्कुल अच्छे से हो गया, समझ में आ रहा है। अब बेटा अगर ये हो गया, अब हम मेन आ रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आपको बोला ये सेक्शन नंबर 4 है, कौन सा है, सेक्शन नंबर। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, अरे यार ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। क्या ये फंड, अरे ये चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन है। जो बिजनेस कर सकती है कंपनी वो वही कर सकती है जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। उसके बाद में ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है यार। कौन सा डॉक्यूमेंट है, पब्लिक। अरे यार अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये लिखा हुआ है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कौन सा डॉक्यूमेंट है, पब्लिक। इसका मतलब आप समझो ना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो देयर इज वन गाय, ये पर्सन है एक, एंड ये बंदा क्या करता है, कंपनी से डील कर रहा है। क्या कर रहा है ये, कंपनी से डील। आप देखो ना, हम जब कंपनी बनाए थे हमने हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को दिए थे। अरे हमने पढ़ा था ना, हम एमओए एओए किसको देते हैं, आरओसी। तो अब मैं बोला कि ये जो एमओए एओए सब में आरओसी को दे रखा है, इसका मतलब आरओसी के पास ये डॉक्यूमेंट है। तो अगर कोई भी बंदा कंपनी से डील करता है, कोई भी बंदा किससे डील करता है, कंपनी से, हम ये अजम्पशन लेते हैं कि वो बंदा पहले आरओसी गया रहेगा और उसने ये एमओए का कॉपी मांगा रहेगा, एओए का कॉपी मांगा रहेगा, या और भी कोई डीड या डॉक्यूमेंट जो आरओसी के साथ रजिस्टर कराने पड़ते हैं, वो सब उसने पहले देखा रहेगा, उसके बाद वो हमसे डील कर रहा है। अरे यस के नो सर, अगर वो गया और उसने ये सब नहीं किया तो वो उसकी गलती है, कंपनी की गलती नहीं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट थे, इसीलिए रखे थे, सो दैट इफ एनीवन इज डीलिंग विद कंपनी दे कैन फर्स्ट गो एंड डू द रिसर्च अबाउट द कंपनी, they can do and
टू द रिसर्च अबाउट द कंपनी। क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? अरे यार ये जो एमओए ये डिफाइन करता है कि कंपनी के पावर्स क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज में कंपनी एंगेज हो सकती है। क्या आपके दिमाग में गया क्या? तो जितने भी आउटसाइडर वाले लोग हैं जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, उनको आइडिया लगता है यार, उनको क्या लगता है? आइडिया। एम आई मेकिंग सेंस? अब सर इस एमओए में होता क्या क्या है? तो मैंने कहा सबसे पहले नेम क्लॉज, नाम होता है भाई, ये कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद कौन से स्टेट में इसका रजिस्टर, अगेन यहां पे देखो स्टेट का नाम है, किसका नाम है? स्टेट का नाम। यहां पे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, स्टेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ये कंपनी कौन से काम कर सकती है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी, कंपनी में लोगों की लाइबिलिटी क्या है, मतलब ये लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय मतलब लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है, क्या ये? अनलिमिटेड। तो यार ऐसी है क्या ये? तो ये कैसे पता पड़ेगा? एमओए देखोगे तब पता पड़ेगा। कैपिटल क्लॉज मतलब इसमें वो कैपिटल लिखी हुई रहेगी, कंपनी कितना कैपिटल रेस कर सकती है। देन नेक्स्ट इज द एसोसिएशन क्लॉज, मतलब ये जितने भी लोग हैं जो भी सब्सक्राइबर बन रहे हैं कंपनी बनने के बाद, ये कितने शेयर्स लेंगे कंपनी में, ये कौन सा क्लॉज बताएगा अपने को? एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन। ये सातवां स्पेसिफिक क्लॉज ओनली एप्लीकेबल होता है ओपीसी के केस में। कि ओपीसी के केस में कि अगर कल को मेंबर मर गया तो उसका नॉमिनी कौन होगा। याद है अपन ओपीसी पढ़े थे, ओपीसी में हम लोग बोले थे ना कि नॉमिनी होता है, क्या होता है? नॉमिनी। तो उसका यहां नॉमिनी क्लॉज में नाम देना पड़ेगा। बट ये किस केस में एप्लीकेबल होगा? सिर्फ ओपीसी के केस में। किस केस में? ओपीसी के केस में। दिमाग में सेट हो गया? एम आई मेकिंग सेंस? अब आप देखो ये इंपॉर्टेंट नोट है, मैं जहां पे भी कोई इंपॉर्टेंट नोट बनूं इसका मतलब वहां से कोई सवाल आ सकता है। मतलब अगेन सवाल तो ऊपर से भी आ सकता है, बट वो ना बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं, हर एक आदमी पढ़ के जाता है, बट ये इंपॉर्टेंट वाली क्या पैराग्राफ के अंदर अंदर होती है तो आदमी मिस कर देता है। ठीक है, स्टार्ट करें। It is to be noted that a company being a legal person can through its agent subscribe to the memorandum। मैं आपको क्या बोला, जैसे मान लो आज हम ये एमओए बना रहे हैं, तो इस एमओए में मुझे बोलो ना, क्या जरूरी है क्या सब्सक्राइबर इसमें नेचुरल पर्सन होगा? नहीं, कंपनी में आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो अगर मान लो कोई एक दूसरी कंपनी है, आ रहा समझे, दूसरी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बॉडी कॉर्पोरेट आके यहां पे मेंबर बनना चाहती है, तो वो कैसे बनेगी? वो तो साइन नहीं कर सकती, तो वो अपने एजेंट्स के थ्रू साइन कर सकती है। किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू। अब अगेन अब ये पहला वाला पॉइंट हो गया, इससे आपको पता पड़ेगा कल को डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि यार कैन वन कंपनी बिकम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम? तो आप क्या कहोगे? यस, बट हाउ दे विल साइन? थ्रू देयर एजेंट। अब आते हैं माइनर पे। हाउएवर अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम। अगेन साइन करने के लिए साइनिंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं, तो माइनर खुद नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। बट द गार्जियन ऑफ अ माइनर हु सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल डीम टू हैव सब्सक्राइब्ड इन हिज पर्सनल। अरे यार अगर कोई माइनर है, माइनर खुद तो नहीं कर सकता, बट कल को मान लो माइनर है, उसने अपना एक गार्जियन रखा और गार्जियन अगर आप कंपनी में साइन कर रहा है तो वो चलेगा, बट कंपनी तो यही मानेगी कि गार्जियन ने किस कैपेसिटी में साइन किया है? अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। क्या आपके दिमाग में चला गया? मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट भी बता दिया। क्या बता दिया तुम्हें? इंपॉर्टेंट नोट भी। क्या आपके दिमाग में सेट है? मैं मेमोरेंडम का पूरा थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में डाल दिया हूं, पक्का? चलिए, सो बेटा अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके लिए अब मैं आपको पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। आगे जो गाइस अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड हैं, आप समझो। जैसे अभी मैं आपको बोला था एक सेक्शन 6 भी है। क्या है बेटा? सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये कहता है कि भले ही एमओए एओए में कुछ भी लिखा हुआ हो, बट वो कभी भी एक्ट को वायलेट नहीं कर सकते। किसको वायलेट नहीं कर सकते? एक्ट को। आ रहा समझ में? मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्ट जो है वो सबसे बड़ा पावरफुल चीज है, आप एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। आप किसको ओवरराइड नहीं कर सकते? एक्ट को। जो एक्ट में लिखा है वो फाइनल है, भले ही आपने एमओए एओए में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर। अगर आपने ओवरराइड कर दिया तो ये चीज जो है वो अल्ट्रा वायरस है। क्या है? अल्ट्रा वायरस। अब आप समझना मैं क्या बोला। मैं बोला यहां पे कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक्स है, ठीक है, एक्स मतलब बहुत बड़ा आदमी है, जैसे नारायण मूर्ति टाइप जो इन्फोसिस का मालिक है।
अब इन्फोसिस का जो मालिक है इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे मतलब कुछ कार्यक्रम यहाँ पे कर रखे हैं। आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। इसने यहाँ कंपनी पे एक किसी को हायर कर रखा है, लेट्स से मिताली को हायर कर रखा है, और मिताली को दे रखा है कि भैया तू सारा काम संभालना, मैं शादी में ऑक्यूपाइड हूँ। आ रहा समझे, ऋषि सुनक से शादी हो रखी ना इसके बेटी की, तो बोले मैं शादी वादी निपटा रहा हूँ, तो एक काम कर तू देखना। अब यहाँ मिताली बैठी है। अब मिताली के पास यहाँ पे दो प्रोजेक्ट आए, एक का नाम रखा हमने P1, एक का नाम रखा हमने P2, प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे मिताली के पास कोई काम आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके पास एक काम आया कि यार ये आपके पास तो बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत बढ़िया तुम्हारा वो है, नेटवर्क है, एक काम करो, एक आदमी का मर्डर करवाना है और हम आपको 5,000 करोड़ रुपए देंगे। अब इसने फोन किया मिताली ने नारायण मूर्ति जी को। अब नारायण मूर्ति जी तो शादी में ऑक्यूपाइड है, नहीं उठा पाए। इसने सोचा यार इसमें क्या है, एक आदमी को निपटाना है, 5,000 करोड़ मिलेंगे, इतना बड़ा प्रॉफिटेबल काम कराऊंगी मैं। इसने इसको डन कह दिया। क्या कह दिया? डन। अब मैंने कहा P2 प्रोजेक्ट नंबर 2 आया इसके पास। अब कंपनी जो नारायण मूर्ति की है वो इन्फोसिस है। इन्फोसिस काम करती है सॉफ्टवेयर ऑफ्टवेयर और इन सब का, तो आईटी का काम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो बोले यार कोई काम आया, किसने कहा, बोले यार एक काम करते हैं अपन टेलीकॉम में एंट्री ले लेते हैं। तो एक कोई बंदा आया, लेट्स से ये कौन आया, ये आपके एयरटेल में सुनील मित्तल है मालिक, वो आया, उसने कहा टेलीकॉम का काम कर लो मेरे साथ, बहुत प्रॉफिट होगा, और कुछ नहीं करना तुम्हें, 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक कंपनी खड़ी कर देंगे। इसने फिर नारायण मूर्ति को फोन लगाया। नारायण मूर्ति साहब ने क्या कहा, नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि भाई अभी तो मैं शादी में हूँ, उठा नहीं पाऊंगा फोन, मतलब ऑटो कॉल, ऑटो उसमें वॉइस नोट में। तो इसने कहा नहीं यार प्रॉफिटेबल काम है, बढ़िया है, कर लेती हूँ। इसने यस कह दिया। इसके पास P3 आया। क्या आया? P3। P3 आया कि यूएस से एक बहुत बड़ी कोई वर्क आ रहा था, और वो वर्क नॉर्मली मिताली के पास लिमिट थी कि ये 1,000 करोड़ तक का काम एक्सेप्ट कर सकती है, जबकि ये काम कितने का था? 1,500 करोड़ तक का। कितने का था? 15। तो इसका मतलब ये लिमिट इसकी क्रॉस हो गई, और कितने का काम आया? 1,500 करोड़ का। अब इसको थम्स अप देने के लिए इसको क्या चाहिए था? इसको अप्रूवल चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल में जो भी इस तरह के लोग थे, मतलब इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में भी, उनकी एक लिमिट सेट कर रखी थी। बट फिर भी इसने कहा नारायण मूर्ति जी फोन नहीं उठा रहे, एक काम करती हूँ मैं कर लेती हूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इनमें से तुम्हें क्या लगता है कौन कौन से काम सही हैं और कौन से उनसे काम गलत हैं, और रीजन क्या है? पहला वाला काम मुझे बताओ, आपको नहीं लगता कंपनीज एक्ट में ये काम अल्ट्रा वायरस है? अल्ट्रा वायरस मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। क्या है बेटा? बियॉन्ड। ये तो कुछ कहीं कर ही नहीं सकता। कंपनीज एक्ट में आप लीगल काम ही करोगे ना, इलीगल काम थोड़ी करोगे। तो यू डिड समथिंग विच इज अल्ट्रा वायरस द एक्ट। आज कोई भी यस कह दे इसको, बट ये काम हो नहीं सकता। अब यहां पे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में आप देखोगे तो ये कंपनी आईटी का काम करती है। तो मुझे बताओ ना, इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी किस चीज का काम लिखा हुआ रहेगा? आईटी का। अब इन्होंने किस चीज का काम पकड़ा? किस चीज का काम पकड़ा? टेलीकॉम। मुझे बताओ ना, क्या ये इनके ऑब्जेक्ट के अंडर आता है क्या? सर एक काम करो ना, ऑब्जेक्ट के अंडर तो नहीं आता, तो ये अल्ट्रा वायरस हो गया। ये अल्ट्रा वायरस किसका है? एक्ट से अल्ट्रा वायरस है। ये किससे अल्ट्रा वायरस है? ये एमओए से अल्ट्रा वायरस है। किससे अल्ट्रा वायरस है? एमओए ने जो पावर दे रखी है ये उससे बाहर जा रहा है। बट नारायण मूर्ति जी शादी के बाद आए और उन्होंने कहा यार बढ़िया है। अब नारायण मूर्ति जी जो मालिक हैं वो तो 75% से ज्यादा के मालिक हैं। कितने के मालिक हैं? 75%। मान लो एग्जाम्पल। अब वो आए और उन्होंने कहा नहीं यार बढ़िया डील है, यस कर देते हैं, तो क्या ये काम हो जाएगा क्या? अरे मेजोरिटी से ज्यादा शेयर होल्डर है इनके, शेयर होल्डिंग है इनके पास, तो क्या ये इस काम को यस कह सकते हैं क्या? नहीं। सर ऐसा क्यों? अरे यार आप समझो ना, भले इनका 75% पैसा और 25% तो किसी और का है। उस बंदे ने जब इस कंपनी में पैसा डाला रहेगा तो उस कंपनी ने क्या देखा रहेगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब जो कंपनी काम कर रही है क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आ रहा है या उसके बाहर जा रहा है? उसके बाहर जा रहा है। तो क्या सही है या गलत है? गलत है। तो मैं बस यही तो कहना चाह रहा हूं कि आज चाहे एक्ट से अल्ट्रा वायरस हो, चाहे ये एमओए से अल्ट्रा वायरस हो, उस एक्ट को मतलब दिस कांट बी रेटिफाइड, ये दिस कांट बी रेटिफाइड मतलब बाय शेयर होल्डर्स ऑल्सो।
मतलब ऐसा काम जो आपके एमओए के बाहर आ रहा है वो शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार किसी बंदे ने तो ऑब्जेक्ट क्लॉज देख के पैसा डाला रहेगा। अरे हाँ या ना? अरे मान लो आज कंपनी पैसे लेने आई, वो हमें कह रही है कि यार हम लोग ना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। हमने सोचा यार इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो भविष्य है, हमने पैसा डाल दिया। उन्होंने थोड़े दिनों में सोचा नहीं 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 नहीं, ये जोमेटो वाले स्विगी वाले पैसा कमा रहे हैं, एक काम करते हैं हम डिलीवरी का काम चालू करते हैं। अरे गधो, मेरा पैसा लेके गए तुम। अब चाहे मैं कितना ही छोटा शेयर होल्डर क्यों ना हूं, बट मेरे साथ तो गलत होगा ना यार। इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज से डिविएट होना अलाउड नहीं होता। अब मैं बोला ये जो थर्ड वाला केस है, मुझे बताओ ना, क्या ये काम कंपनी कर सकती थी क्या? यस। बट क्या इसने जो काम किया इसकी अथॉरिटी से बाहर था ना। तो इसका मतलब ये अल्ट्रा वायरस एओए है। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कैसे कंपनी चलनी है वो लिखा हुआ था। तो इसने कुछ ऐसा काम किया जो ये ऑथराइज नहीं है। तो अगर एओए से बाहर अगर आपने कोई काम किया तो वो रेटिफाई करा जा सकता है। वो क्या किया जा सकता है? रेटिफाई। क्योंकि ये काम हो तो सकता है, मतलब ये प्रोहिबिटेड नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड था। तो रिस्ट्रिक्टेड वाली चीज तो विद परमिशन काम हो सकती है ना। अरे क्या आपके दिमाग में समझ में आया क्या? मुझे बोलो ना, क्या है अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समझ में आ गया कि अल्ट्रा वायरस का एप्लीकेबिलिटी कैसे होता है यार? मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दिया कि अल्ट्रा वायरस का फंडा क्या है। अल्ट्रा वायरस आप ये पढ़ोगे तो आपको यही सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ये जो यहाँ पे सारी की सारी चीजें यही आपको मिलेंगी। कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, सारा का सारा सेम है। और इवन आप देखोगे यहाँ पे ये एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रेशिया है। अब ये क्या है? ये पुराना केस लो है बहुत, हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसमें डिसीजन दिया था भैया। इसमें क्या था कि यार ये एक कंपनी थी, ये कंपनी थी। इस कंपनी ने क्या किया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उठाती थी, काम वाम करती थी, रेलवे कैरेज वैगन्स वगैरह ये सब का काम होता था, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इसमें क्या हुआ, ये जो लिमिट में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं वो लिमिट क्रॉस हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये जो ऋषि था इसको बोला, बोले एक काम कर तू ना, इसको बोला तू एक काम कर कि तू ना कॉन्ट्रैक्ट ले ले अपने नाम से। तो बोले यार मेरे पास तो इतना बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने का पैसा कैसे आएगा? तो कंपनी ने बोला यार हम नहीं ले सकते, एक काम कर, हम तुझे लोन दे देंगे, हम तुझे पैसा दे देंगे। क्या दे देंगे? पैसा। पर तू लेके एग्जीक्यूट कर ले और जो भी होगा अपन देख लेंगे प्रॉफिट का। अब ऐसा करके काम तो हो गया। अब ऑब्वियसली ये जो उसको ऑफर दिया हुआ रहेगा, मेजोरिटी शेयर होल्डर वाले बंदे ने दिया रहेगा जिसके पास ओनरशिप अच्छी है, या डायरेक्टर्स ने दिया रहेगा, मे बी। किसने दिया रहेगा? डायरेक्टर्स ने। तो अब सवाल क्या हुआ कि बाद में जब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और इसको पैसे देने की बात आई तो कंपनी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कंपनी बोली कि यार हम तो पैसा नहीं देंगे। तो कंपनी का कॉन्सेप्ट यही था कि यार ये अल्ट्रा वायरस एमओए है। क्या है ये? अल्ट्रा वायरस एमओए। क्यों अल्ट्रा वायरस? अरे यार हमारा काम है कि हम खुद कॉन्ट्रैक्ट लेके एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा काम किसी को फाइनेंस करना थोड़ी है। तो आप ऑब्जेक्ट से क्या हो रहे हो? डिविएट हो रहे हो। इसलिए यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड ने डिसीजन दिया था कि कंपनी को पैसा नहीं देना। इवन इफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया रजिस्टर, तो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स के पास पावर ही नहीं है कि कोई ऐसा काम करे जो एमओए के क्या हो, बाहर हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर हो। क्या आपके दिमाग में समझ में आ गया? पक्का आपके दिमाग में गया? श्योर? अच्छे से आया? तो मैंने कहा उसके बाद अब हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या देखते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कौन सा सेक्शन नंबर है? सेक्शन नंबर 5। क्या है सेक्शन नंबर 5? क्या लिखा है इसमें? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होता है ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन? उसके बाद क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कंटेन करता है? इसमें सारी की सारी रेगुलेशंस होती हैं। फिर आपने कुछ मेटर्स वगैरह स्पेसिफिकली इसमें इंक्लूड करने होते हैं, कैसे क्या कंपनी चलेगी, कैसे क्या कोई ट्रांजैक्शंस होंगे, वो सब आप इसमें डाल सकते हो, इंक्लूडिंग किसकी क्या पावर है, किसके पास क्या राइट्स हैं, कैसे सब इसमें डाला जा सकता है। अब ये जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये बहुत ही भारी चीज है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। आप समझना, मैं क्या बोला, जैसे मेरे पास ना ये ऑफर ये आया, कौन आया मेरे पास? ये अमन आया। अमन मुझे बोलता है, अमन की एक कंपनी है अमन लिमिटेड, ठीक है। ये मेरे पास आया और बोलता है, बोले सर मेरी एक कंपनी है। मैं बोला तेरी कंपनी कैसी है? बोले सर ऐसी ऐसी मेरी कंपनी है। तो मैं बोला यार तेरी कंपनी में तो लोन बहुत ज्यादा है, तू मार्केट से 1,000 करोड़ का लोन लेके बैठा है, तो तेरी कंपनी तो बहुत ही बेकार हालत में है। तो मैं इसको बोला, मैंने कहा बट तेरी कंपनी में बेस्ट बात ये है तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, तेरा धंधा बहुत अच्छा है, कुछ बड़ा हो सकता है। तो इसने बोला सर तो फिर देखो ना पैसे की जरूरत है। तो मैं बोला ठीक है,
तो मैं इसको एक कंडीशन, मैं इसको क्या बोला, मैं इसको बोला तू अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना। क्या बना तेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? इसने बोला बना लेंगे सर, क्या लोड है इसमें। मैं बोला बना तो मतलब तेरा बना हुआ ही होगा, बट तू एक काम कर, इसमें एक ऐसा प्रोविजन डाल कि तू और उधार नहीं लेगा। क्या बोला तू? और उधार नहीं लेगा। तो इसने बोला सर इससे क्या रहेगा? मैंने कहा इसमें एक प्रोविजन डाल कि तू कोई भी और उधार नहीं लेगा। तो इसने बोला ठीक है सर, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो मैं इसको क्या किया, इससे मैं 5% मालिकाना अधिकार खरीदा। कितना खरीदा? 5। इसके पास ऑलरेडी 80% का मालिकाना अधिकार अभी भी रहता है, बाकी सब मार्केट में और लोगों के पास है। अब इसने मुझे ये कह दिया, अब मैं इसको 5% के सामने इसको मैं 500 करोड़ रुपया दे दिया। कितना दे दिया मैं? 500 करोड़। अब 500 करोड़ इसने ले लिया। अब मैं इसको क्या बोला, तू और उधार नहीं लेगा। अब इसने क्या किया आगे जाके, अभी जब मैं बोला तब तो एओए में इसने ये प्रोविजन ऐड कर दिया, बट बाद में एओए को चेंज तो करा जा सकता है ना। तो इसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। एओए को चेंज करने के लिए क्या करना रहता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और ये अकेला ही 75% से ज्यादा वोटिंग पावर लेके बैठा है, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो ही जाएगा। अब सवाल ये उठता है, तो फिर भैया इस प्रोविजन का तो मतलब ही नहीं हुआ ना, इसने तो बेवकूफ बना दिया मुझे। अरे हाँ या ना? तो इसलिए आर्टिकल में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं कि आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। मतलब ये प्रोविजन थोड़ा सा स्ट्रिक्टर प्रोविजन होता है। मतलब जैसे मान लो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है तो 3/4 आपको चाहिए रहती है, मतलब 75% आपको वोटिंग चाहिए रहती है। बट अगर आप चाहते हो स्पेशल रेजोल्यूशन से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोविजन हो जो आसानी से काम ना हो पाए, उसके लिए आप क्या बनाते हो बेटा? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या बनाते हो? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या आपके दिमाग में गया बेटा? तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके ना 2-3 चीजें हैं कि यू कैन ऑल्सो कंटेन इन योर आर्टिकल एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अगर ये डालने का है तो प्राइवेट कंपनी में सारे के सारे मेंबर्स का थम्स अप चाहिए, और बाकी नॉर्मल केस में आपको स्पेशल एसआर पास करना रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस? अगर आपने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दिया तो फिर अब आपको मान लो इन्होंने लोन में डलवा दिया, इन्होंने डलवा दिया कि 98% लोग यस कहने चाहिए तभी आप नया उधारी ले पाओगे। ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दिया तो भले ही अब इसके 80% है, ये नहीं ले पाएगा क्योंकि 5% किसके पास है? मेरे पास। तो मैं मना करूंगा तो 95 ही होगा ना। अरे यस के नो यार? तो क्या आपके दिमाग में घुसा? अब मैं बोला कि ये ना मॉडल आर्टिकल्स हैं, मॉडल एमओए भी है। मॉडल क्या है बेटा? आर्टिकल्स। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे लिखो सी, यहाँ पे लिखो डी, और यहाँ पे क्या लिखो? ई। यहाँ पे लिखो एफ, यहाँ पे लिखो जी, यहाँ पे लिखो एच, यहाँ पे लिखो आई, यहाँ पे क्या लिखो? जे। यहाँ पे क्या लिखो? जे। अब ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब ये जो ए से चालू हो रहा है ना इस तरफ, ये है मॉडल एमओए किसका? ऐसी कंपनी का जो कि लिमिटेड बाय क्या है? शेयर्स। मॉडल मतलब आपको दे रखा है कि अगर आप लिमिटेड बाय शेयर कंपनी बनाते हो ना तो ऐसा आपका एमओए होना चाहिए। आप चाहो तो उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो, कुछ हटा भी सकते हो, बट अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो सारे आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल। अब अगेन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो ये अगेन ये एमओए की सारी कहानी है और ये किसकी कहानी है? एओए। तो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है, उसके मॉडल आर्टिकल्स कहां दे रखे हैं? हमें टेबल एफ में। अरे ये टेबल्स हैं, ये क्या है बेटा? टेबल। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल एफ। ये भी क्या है? सॉरी ई। ये भी सारी सारी क्या है बेटा? टेबल्स हैं। क्या है? ये सारी की सारी टेबल्स। क्या आपके दिमाग में सेट है? अब आप इधर देखो। अरे बुक में मत देखो, मिलेगा तुम्हें, अलग अलग जगह दे रखा है, अपन एक साथ बना रहे हैं। यहां पे देखो, ये गारंटी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? गारंटी। ये वाले भी गारंटी कंपनी है, बट ये क्या है? विदाउट शेयर कैपिटल। ये क्या है बेटा? शेयर कैपिटल वाली। ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, बट ये है विदाउट शेयर कैपिटल वाली, और ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी शेयर कैपिटल वाली। अब अगर कोई तुमसे कल को पूछ ले कि बताओ यार, ये जो गारंटी कंपनी अगर किसी ने बनाई है विद शेयर कैपिटल, तो उसका एमओए, मॉडल एमओए कहां दे रखा है? तो आप कहोगे भैया गारंटी वाली कंपनी का मॉडल एमओए, एमओए कहां दे रखा है? टेबल सी। और मॉडल एओए टेबल एच। सेम टू सेम, गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल एमओए बी में टेबल में, और जी में एओए। सेम टू सेम, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल टेबल डी, एओए कहां दे रखा है? टेबल आई। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विद शेयर कैपिटल, कहां पे? एमओए कहां? टेबल ई। और एओए कहां? टेबल। क्या आपके दिमाग में सेट है बेटा मैं क्या बता रहा हूं?
पक्का आपके दिमाग में गया? तो सर ये एमओए एओए आपने पढ़ा तो दिया, डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। यार एमओए क्या अचीव करना चाहता है? अरे वो डिफाइन कर रहा है, वो लिमिट कर रहा है कि कंपनी कहां तक काम कर सकती है, ये एमओए से पता पड़ता है थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, राइट? जो एओए है वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। क्या बताता है? रूल्स एंड। ये जो रिलेशनशिप है एमओए आउटसाइडर के साथ जब डीलिंग होती है तो वो क्या लोग देखते हैं? एमओए। और इंटरनल कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी और उसके मेंबर में कैसा रिलेशनशिप होगा, वो कहां पता पड़ेगा? एओए। अगर मैं बोलूं ऑल्टरेशन, तो यार एमओए का ऑल्टरेशन डिफिकल्ट है, बहुत ही लिमिटेड केस में हो सकता है, वो भी स्पेशल परमिशन शायद रीजनल डायरेक्टर की भी लेनी पड़े। बट एओए में तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो एमओए के बाहर है, वो अल्ट्रा वायरस और वॉइड है यार। क्या है? अल्ट्रा वायरस और। बट अगर आपने एओए के बाहर कोई काम किया, वो कौन रेटिफाई कर सकता है? शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं यार। कौन रेटिफाई कर सकता है? शेयर होल्डर्स। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और वो काम हो जाएगा। हमने वो एग्जांपल में भी तो समझा था ना। ये देखो, ये एग्जांपल जो हमने बनाया था इसमें सारा समझा था ना कि P3 में हो पा रहा है। क्यों क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो उसने आर्टिकल के बाहर काम किया है। कहां बाहर काम किया है? आर्टिकल। दिमाग में सेट है? तो बेटा अब देखो, लास्ट के 2 पॉइंटर्स हैं हमारे, इसको हम समझ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। अब इसको समझने के लिए वापस हम यहां पे आ जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दिमाग में डिटेल में पूरा सेट हो जाए। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात, मैं कह रहा हूं सुनो। मैं आपको बोला अंडर सेक्शन 399 ये एमओए एओए और कोई भी अदर कोई रजिस्टर्ड ऐसी चीज है जो आरओसी को देने का है, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? पब्लिक डॉक्यूमेंट। अरे दीज आर व्हाट बेटा? पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्लैरिटी है? इसका मतलब अगर कोई बंदा है और वो कंपनी के साथ डील कर रहा है, किसके साथ डील कर रहा है? कंपनी के साथ, तो कंपनी ये प्रिज्यूम करती है कि कंपनी ने जो आरओसी को डॉक्यूमेंट दिए वो इस बंदे ने क्या किए होंगे, इस बंदे ने देखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन 399 ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो कंपनी विल ऑलवेज प्रिज्यूम एंड द कोर्ट विल आल्सो प्रिज्यूम दैट द पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी उसने आरओसी से पब्लिक डॉक्यूमेंट लिया रहेगा। अगर उसने नहीं लिया वो इसकी गलती है। तो ये जो प्रिजम्पशन है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इस प्रिजम्पशन को ही हम कहते हैं कि भैया कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव। आपने देखा नहीं देखा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम ये मानेंगे या अजम्पशन लेंगे कि आप गो थ्रू करके आए हो। यस के नो? तो मुझे बताओ ना, इसका मतलब ये जो थर्ड पार्टी हो गई, जो बाहर वाले बंदा है जो बेचारा डील कर रहा है, इसका मतलब ये थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव चीज है। थर्ड पार्टी फंस जाता है ना यार इससे। थर्ड पार्टी ने देखा नहीं देखा बेचारा, बट फंस तो गया, क्योंकि डॉक्ट्रिन कौन सा ही है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। भले देखा नहीं देखा, प्रिजम्पशन लेते हैं। अब समझो, अब मैं कहा एक ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए जो इनको बचाए। तो अब जो मैं बता रहा हूं वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है, जिसको हम बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट आप समझो, इसमें क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं एमओए एओए या फिर कोई स्पेशल ऐसी चीज जो आरओसी के साथ रजिस्टर होती है, ये सारे के सारे तो पीडीए मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बट अगर कल को कंपनी रोज अपने चलाने के लिए कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वगैरह पास कर रही है, वो तो थर्ड पार्टी को पता नहीं होगा ना यार। डू यू रियली फील दैट थर्ड पार्टी को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी यार। तो थर्ड पार्टी को अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे प्यारे लाडलों, थर्ड पार्टी को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे प्यारे लाडलों, तो यार इसका सिंपल सा फंडा है, उस बेचारे को कैसे पता पड़ेगा कंपनी इंटरनली कैसे चल रही है? अरे हाँ या ना? तो इसलिए इंडोर मैनेजमेंट इस केस में थर्ड पार्टी को बचाएगा। कल को मान लो कंपनी आके कहती है, कंपनी आके कहती है अरे ये जो बंदा था ना इसको तो हमने परमिशन दी नहीं थी, तो कंपनी कहेगी नहीं यार तुम्हारे एओए में तो लिखा हुआ है कि ये विद परमिशन ये रेजोल्यूशन पास करके ले सकता है। अब हमें थोड़ी पता रहेगा कि इंटरनली ये रेजोल्यूशन पास हुआ या पास नहीं हुआ, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। वो कर सकता था ना, अब एग्जैक्टली अंदर हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी को सेव कर रहा है। थर्ड पार्टी को क्या कर रहा है? सेव। अब अगर कल को कंपनी आके कहे नहीं 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 ये बंदे के पास तो ये अथॉरिटी नहीं थी, ये बंदा कहेगा मुझे थोड़ी पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है यार, मेरे पास तो ये लेके आया, सारे डॉक्यूमेंट हमें सही लगे तो हमने काम कर दिया। तो अब इस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आएगी। आ रहा सुन में?
दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब सुनो, इसको ना टर्कवान रूल भी कहते हैं इंडोर मैनेजमेंट को, बट पहले अपन कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ते हैं। इसका मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या होता है इसमें? इसमें प्रिज्यूम किया जाता है या इंप्लाइड उसका नोटिस माना जाता है कि उसने पब्लिक डॉक्यूमेंट गो थ्रू करे होंगे। अब दूसरा एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये पढ़ते हैं कि यार एमओए और सिर्फ एओए नहीं, इसलिए मैंने अलग से डाला है इसमें कि हर every person dealing with company not only have constructive notice of memorandum and article but also of all other related documents such as special resolution etc which are required to be registered with the registrar। मतलब सिर्फ एमओए और एओए ही नहीं, हर वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होता है वो सबका भी तो उसको नोटिस है ना, वो देख सकते हैं जाके। अब नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट यही होता है कि यार अगर सामने वाले, अगर कल को कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई ऐसा काम किया जो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज के कंपनी के बाहर था, अब भले ही थर्ड पार्टी ने सब कुछ प्रॉपरली किया, कंडक्ट किया, बट अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज के कुछ बाहर चला गया तो ये माना जाएगा कि उनको पता था फिर भी उन्होंने काम किया, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है किसके? एमओए के। क्लियर है? अब ये टक वन रूल क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये एक्सेप्शन है किसका? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। अरे कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम प्रिज्यूम कर रहे हैं और थर्ड पार्टी को हम लायबल बना रहे हैं। दूसरे वाले केस में इंडोर मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं? थर्ड पार्टी को बचा रहे हैं। हम कह रहे हैं यार इनको अंदर का थोड़ी पता होगा। अरे यस के नो यार। अब मैंने कहा यहाँ पे देखो, इसको अपन पढ़ लेते हैं। इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल और मेमोरेंडम एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट ऑल द डिटेल फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग दैट एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड। उसको जाके चेक करने की जरूरत नहीं, वो अजम्पशन ले लेगा ये। क्लियर है? चलिए, अब ये केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवन। टर्कवन ऑफिशियल रिसीवर था। तो बेसिकली अब इसमें क्या था कि 2000 पाउंड का, इफ आई रिमेंबर एग्जैक्टली 2000 पाउंड का इन्होंने, कोई बैंक ने लोन दे दिया था। किसको? इस कंपनी को जिसका ये ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब ऑफिशियल रिसीवर था। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इस कंपनी ने बाद में ऑब्जेक्ट किया कि ये डायरेक्टर ने जो थी उसमें कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, तो उसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यार देखो, बैंक को ये पता है कि भाई नॉर्मली पैसा बोरो करना अलाउड है तुम्हारे वाले केस में, विथ परमिशन अलाउड है। इंटरनली वो रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ वो बाहर वाले आदमी को, बैंक को पता नहीं होगा। तो इसलिए इस वाले केस में ये माना गया कि बैंक सही है और कंपनी क्या है बेटा? गलत है। क्योंकि जो मैंने यहाँ कहा कि बैंक तो अज्यूम करेगा कि जो भी इंटरनल डिटेल फॉर्मेलिटीज हैं वो हो चुकी है, जाके कंपनी में चेक नहीं करेगा। क्लियर है गाइस? बट इस टकवन रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है। नंबर वन, अगर मान लो इस रॉयल ब्रिटिश बैंक को पहले से ही पता होता, आ रहा समझ में, कि यार ये जो है ना ये गड़बड़ है, या फिर उसको सस्पिशन होता कुछ इरेगुलरिटी का। आप समझना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल रॉयल ब्रिटिश बैंक है, कल को वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही था। किसमें था वो? तो उसको पता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन ही नहीं आया अभी, तो मतलब शेयर होल्डर से पूछने से पहले पहले बीआर पास होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन। तो बोले यार बोर्ड में ही रेजोल्यूशन पास नहीं किया, मैनेजमेंट ही नहीं चाह रहा है अभी तो कुछ, तो मतलब डायरेक्टर्स कुछ रेकमेंड करेंगे तो ही शेयर होल्डर यस या नो कहेंगे, तो मतलब उनको पता था। फिर भी उन्होंने 2000 का लोन पास किया। इसका मतलब अब ये टकवान रूल अप्लाई नहीं हो सकता, इंडोर मैनेजमेंट का रूल अप्लाई नहीं हो सकता, और बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी लायबल नहीं है। तो चाहे उनको पता हो, चाहे सस्पिशन हो, या तीसरा फोर्जरी। मान लो कंपनी के बिहाफ पे किसी बंदे ने जाली डायरेक्टर्स के सिग्नेचर करके बैंक से लोन ले लिया, तो यार ये तो बैंक को समझदार होना चाहिए ना कि कोई अगर फर्जी सिग्नेचर लेके आएगा तुम लोन पास थोड़ी करोगे, तो उस केस में कंपनी लायबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हमें थोड़ी पता होगा कंपनी के साइन सही करे थे या किसी ने जाली दस्तखत मारे थे। अरे भाई कंपनी भी थोड़ी लायबल है, अगर बैंक धंधा लेके बैठी है तो उसको चेक करना है ये सही है या गलत है, उनको प्रोसीजर डालने पड़ेंगे। सो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा जो कंपनीज एक्ट था वो हमने कवर कर लिया। डेफिनेटली मैं आपको बोलूं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंटर में इफ आई गेट अ चांस टू टीच यू तो आप देखोगे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही, डोंट वरी। सो अगर इंटर में अपन पढ़ेंगे साथ में तो मैं आपको बताऊंगा कि उस वाले केस में हमने जो अभी पढ़ा है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? इंट्रोडक्शन का। आ रहा समझ में? सो आई होप पूरा का पूरा आपके चैप्टर क्लियर है। अब आप ये कर सकते हो कि जो मैं आपको क्वेश्चन शीट्स वगैरह भेज रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, आंसर से मैच करो, और ये ध्यान रखो कि एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जैसे आपने अभी देखा, आपको 3 से लेके 10 तक सेक्शन नंबर याद होने चाहिए। कितने बेटा? 3 से लेके 10 तक। मुझे बताओ 3 क्या है? 3 क्या है?
फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद 4 क्या है, एमओए। 5 क्या है, एओए। 6 क्या कहता है, एक्ट के बाहर कोई भी काम क्या होगा, अल्ट्रा वायरस। 7वां क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 कंपनी, एनपीओ वाली यार। उसके बाद 9 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 10 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ओके गाइस, तो भैया अगले टॉपिक में मिलेंगे। कंपनीज एक्ट को यहीं रैप अप करते हैं। टिल देन डू रिवाइज, टेक केयर, बाय बाय।